नमस्कार दोस्तों। दो लोगों को बड़ी तकलीफ है। एक नरेंद्र मोदी को कि राहुल गांधी को जननायक क्यों कहते हैं, राहुल गांधी जननायक कैसे हैं। और दूसरा सुधांशु त्रिवेदी को, वो कहता है कि राहुल गांधी में आखिर ऐसी क्या प्रतिभा है कि दुनिया की यूनिवर्सिटी उन्हें अपने यहां व्याख्यान देने के लिए बुलाती है। आखिर योग्यता क्या है। और तीसरी तरफ तमाम सारे देश के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी में योग्यता क्या है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। साहब, सब में योग्यता है। अब मैं योग्यता पे ही बात कर लेता हूं। नरेंद्र मोदी के पास भले ही उनकी डिग्री कैसी है मुझे नहीं पता, उन्होंने कैसे हासिल की है मुझे नहीं पता, वो फर्जी है नकली है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उन्होंने राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में साफ साफ कहा था वो मैट्रिक। और जब उन्होंने अपने आप को बाद में राजीव शुक्ला ने उसे क्लियर किया, यानी 8वीं, उनका नहीं 10वीं, तो मैं 10वीं मान लेता हूं जो नरेंद्र मोदी ने कहा। अब वो डिग्री चाहे एमए की दिखाएं, चाहे इंटरमीडिएट की दिखाएं, चाहे वो एमए करने के बाद में इंटरमीडिएट करें या उसके बाद बीए करें, मुझे कोई फर्क नहीं। उन्होंने जो कहा था मैंने वो मान लिया। अब वो दूसरा कुछ कहें तो भी मान ले, दूसरा उन्होंने अभी आके बताया नहीं। लेकिन जितने रिकॉर्ड्स आते हैं उसमें डिग्री पर सवाल आ जाता है। तो वो डिग्री दिखाने से साहब डर जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, दूसरी कोर्ट्स चले जाते हैं, सब कुछ ये कर छोड़ दी। अब आता हूं सुधांशु त्रिवेदी, उनसे पूछता हूं तुम्हारी योग्यता क्या है। तुम राजनाथ सिंह के यहां ज्योतिषी ले ले जा जाके क्या क्या करते रहे हो और कैसे तुमने पास किया है और क्या है तुम्हारे पास काबिलियत, यह भी कम से कम लखनऊ के लोगों को पता है। लखनऊ के लोग जानते हैं सुधांशु त्रिवेदी को की प्रतिभा क्या है। उनकी प्रतिभा नेताओं के यहां, खासकर राजनाथ सिंह के यहां किस तरह से चरण चुम्बन की रही है, वो किसी से छिपा नहीं। राजाजीपुरम से लेके सबको ही जानता है। और जब सब जानते हो तभी तो सबको पता है कि राज्यसभा कैसे पहुंचे। चलिए छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। राहुल गांधी की आप योग्यता पूछते हैं तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी योग्यता है कि राहुल गांधी साइंटिफिक बातें करते हैं, राहुल गांधी टेक्नोलॉजी पे बातें करते हैं, राहुल गांधी ग्लोबल बातें करते हैं, राहुल गांधी वास्तविक सोशल इश्यूज पर बात करते हैं, राहुल गांधी एजुकेशन पर बात करते हैं, राहुल गांधी इंडियन कल्चर हिस्ट्री पर बात करते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं मौजूदा राजनीतिक दशा पर, राहुल गांधी बात करते हैं इंडिपेंडेंट यानी आजादी के पहले की पूरी स्थिति पर, राहुल गांधी बात करते हैं इकोनॉमिक्स पर, राहुल गांधी बात करते हैं इंडस्ट्रीज पर, और राहुल गांधी बात कर लेते हैं हर उस विषय जिसकी मांग पूरी दुनिया करती। और यह बात कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका भाषण शुरू होने के पहले खुद वहां के प्रोफेसर ने बताया कि राहुल गांधी क्या हैं, कितने काबिल। और राहुल गांधी ने जब अपना भाषण शुरू किया, भाषण नहीं, अपनी बात रखी और उसके बाद क्वेश्चन आवर शुरू किया, घंटों वो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोल लेते। तब उन्होंने यह कहा कि आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यहां पर जियोपॉलिटिक्स प्लस
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इन सब की साइंस की बात करूंगा। और राहुल गांधी ने वही बात की। अब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी की खूबी यह है कि वो फिलोसफिकल, इकोनॉमिकल, इंसाइट, हिस्टोरिकल, पर्सपेक्टिव सबको मिला के एआई तक सब पर बात कर लेते हैं। और वो झूठ नहीं बोलते, वो धर्म, जाति और इन सब को लेकर के ड्रामा नहीं रचते, अपनी जाति नहीं बताते, अपना धर्म नहीं बताते, वो अपनी भारतीयता बताते हैं। और वो नस्ल भेदी नहीं है, उनके अंदर नफरत नहीं है, वो अंग्रेजी भी बड़ी सहजता से बोलते हैं और बाकी भी सहजता से बोलते हैं। जहां हिंदी भाषी हैं वहां हिंदी बोलते हैं, जहां अंग्रेजी भाषी हैं या अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं वहां अंग्रेजी बोलते हैं। जहां संभव हो हेल्पफुल बोलते हैं, यदि कोई ट्रांसलेटर हो किसी भाषा का तो उसकी भी मदद करते हैं। इसमें वो फासिज्म के खिलाफ, वो जनता की राजनीति करते हैं। इसलिए राहुल गांधी को बुलाया जाता है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी को वह व्यक्ति चाहिए होता है जो हर सवाल का जवाब दे सके, हर कुछ कह सके। तो ये तो रहा कि क्या कहा जो है हमारे सुधांशु त्रिवेदी ने, जिनकी खुद की अपनी पढ़ाई कैसी है ये वही लोग जान सकते हैं जो उनको जानते हैं। अब दूसरा सुनिए। लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। अब आप समझिए, राहुल गांधी को लोग जननायक कहते हैं। क्यों जननायक कहते हैं उसके पीछे ये तस्वीर देखिए, जननायक और धननायक। राहुल गांधी जनता के बीच जाते हैं, जनता से मिलते हैं हर जगह, और ये नहीं कि दिखावे वाला जाते हैं, उनके साथ में उसी तरीके से भीगते हुए सब कुछ करते हुए। और नरेंद्र मोदी किससे मिलते हैं? वो अडानी के साथ घूमते हैं, अडानी के साथ जीते हैं, अडानी के साथ मरते हैं, अडानी पर समर्पित है। तो यह जननायक और उसका अंतर। अब जब यह अंतर खुल के सामने आ जाता है तो गोदी मीडिया चिल्लाने लगता है कि राहुल गांधी ने तो विदेश में की धरती से भारत का अपमान किया, कहीं की धरती से किया। वैसे अपमान आप हिंदुस्तान में ही बैठ के करेंगे तो भी वहां हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल दुनिया है। आपका जो यूट्यूब हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब कुछ उसी ग्लोबल उससे चलते हैं। यूट्यूब भी अमेरिका का है, फेसबुक भी अमेरिका का है, व्हाट्सएप भी अमेरिका का है, सब वहीं के। यही बात कल राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी बताई थी, किस तरह से किस किस चीज में किसका कब्जा है। चीन का प्रोडक्शन पे कब्जा है तो डेटा पर कब्जा अमेरिका का है, तो किसी का किसी चीज पे है। उन्होंने इतिहास भी बताया कैसे ब्रिटेन का किस चीज पे कब्जा था, किस चीज पे किसका था, इंडिया कहां खड़ा है यह भी उन्होंने बताया। तो आज वही कहूं कि जब गोदी मीडिया चिल्लाता है कि उन्होंने क्या किया, तो यह नहीं बता पाता कि आखिर उन्होंने कहा क्या जिससे भारत का अपमान हुआ या भारत की बदनामी। एक शब्द आप बता दी, उन्होंने वही कही जो पॉलिटिकल चर्चा थी कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और क्यों खतरे में है? क्योंकि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा उसे खतरे में डाल रही, वह कायरतापूर्ण हरकत करती है। तो उन्होंने बीजेपी आरएसएस को कहा, भारत को तो नहीं कहा। भारत की डेमोक्रेसी पर हमला कौन कर रहा है? बीजेपी आरएसएस कर रहा है। वोट चोरी कौन कर रहा है? बीजेपी आरएसएस कर रहा है। तो साहब जब ये कर रहे हैं तो इसमें राहुल गांधी ने भारत के लिए क्या बुरा कहा, और उल्टा भारत की प्रशंसा की कि भारत तो इतना बेहतरीन है कि चीन से आप जो तुलना कर रहे हैं तो भारत एक सार्वभौमिक है, भारत सभी को साथ लेके चलता है, भारत में तमाम जातियां, तमाम धर्म, तमाम क्षेत्र के लोग हैं और तमाम तरह की बातें, और सबको एक साथ लेके चलने की एक तस्वीर बनाने की जरूरत है।
बांधने की जरूरत। और चाइना में अधिनायकवाद है, वहां एकाधिकार है, केंद्रीकरण है, यहां भी केंद्रीकरण। कितना बेहतरीन, भारत की समृद्ध परंपराओं और सब पर उन्होंने बात की, भाषाओं पे बात की। तो फिर तकलीफ क्यों? क्योंकि एजेंडा नहीं सद रहा। तो अब देख लीजिए, भारत को बेइज्जत कौन करता था और करता है, यह भी जान लीजिए। सुनिएगा। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। अब आप सोच लीजिए अपमान क्या होता है, यह देख लीजिए। और ये एक जगह नहीं किया, तमाम सारी ऐसी घटनाएं। और जब ऐसी घटनाएं हो तो आप बताइए, ये दक्षिण कोरिया में 2015 में कहा था नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उन्होंने 18 बार भारत का अपमान किया है। 18 बार, एक दो बार नहीं। और जिसने 18 बार अपमान किया, जिसने इस तरह से किया हो, वो बता रहा है ये। तब साहब, तब क्या डेमोक्रेसी सही में खतरे में है या नहीं है, इसका उदाहरण भी एक देख लीजिए। एक आदेश होता है, नेहा सिंह राठौर एक वो करती हैं, उसमें अदालत कहती है कि आपने डेरोगेटरी मैनर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया, इसलिए आप पर कार्रवाई हो रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर आता है तो वही कहता है नहीं चलो कोई बात नहीं, और एक्यूज को खत्म कर देता है, छोड़ देता है। यानी अखिलेश यादव पर होगा तो डेरोगेटरी नहीं है, और अखिलेश यादव की तो फोटो ही वो करके मॉक करके बना दी, मास्क फोटो बना दी। यहां तो सिर्फ नाम लेने की बात थी। अब आप सोचिए, तो एक में क्वैश हो जाता है केस, एक में नहीं होता है। तो साहब डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है कि नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे खतरे में, इसका एक और उदाहरण, ये हमारे सेना अध्यक्ष भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। अब ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात थी तो खुद ही कह रहे हैं कि उसमें हमने संयम रखा, अब संयम नहीं रखेगा। ये हमारे यदि सेना अध्यक्ष इस तरह से कह रहे हैं चुनाव के समय में, उसी तरीके से कह रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी भाजपा करती है। और ये बयान बाकायदे मीडिया में देके तमाम न्यूज एजेंसीज के जरिए जारी कराया जा रहा है। अब मैं पूरा इसलिए नहीं दिखा सकता हूं, कॉपीराइट और दूसरे विषय आ जाते हैं, इसलिए अब आप ये सोचिए, ये पॉलिटिकल बयान देके दूसरा भी है। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that ये struck their ये हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां से लेके संसद तक, संसद से लेके तब तक नहीं बता सके कि आखिर किसने कितने मार गिराए विमान, किसने क्या किया। अब जब बिहार चुनाव है, बिल्कुल जब चुनाव आयुक्त लोग वहां पहुंचे हुए हैं, तब ये दोनों बयान जारी करते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने तीर मार ली, हमने ये कर दिया। अरे भाई यदि कर लिया, अब इतने महीने बाद आ रहे हो तो फिर सबूत के भी साथ आओ, नहीं तो आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पहले ही आप साबित हो चुके हो कि आप झूठे हो। तो साहब इतनी सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से, भारत का विमान जो है मार गिराया गया भटिंडा में देखा है अपनी आंखों से, और इसके बाद कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा। पंपोर की घटना का किसी से छिपाए क्या? मेरे मित्र वहां पर रहते हैं, उन्होंने साफ साफ देखा। तो अब आप ये सोचिए, आप डाल लीजिए, गूगल पे भी आ जाएगा ये। तो यह स्थिति हो,
तो लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं? एक और खबर देख लीजिए, एसआईआर हो चुकी है। एसआईआर होने के बाद, ये आज की खबर है, एसआईआर होने के बाद जमुई के एक घर में 247 मतदाता हैं और ये घर में कुल जो है 4 लोग रहते हैं। अब 247 मतदाता कैसे हैं? इसी तरह मुजफ्फरपुर में एक ही व्यक्ति का 3 जगह नाम है, और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये अखबार ने किया है। इसके अलावा सरिस्ताबाद के बूथ नंबर 400 इतने में सभी मृतकों का जो वो है ये कह के डिलीट कर दिया गया, जबकि उनमें कई जिंदा है। और साहब ये स्थिति है कि इधर जो है लगातार इसी तरह से है, किसी वार्ड में मृत मां पिता का नाम नहीं हटा है, कहीं पे जो जीवित है उसका नाम हट गया है, जहां मरे हुए हैं वहां नाम नहीं हटा है। इसी तरीके से मोहम्मद साद का बूथ नंबर 289 पर 3 जगह नाम है। क्यों है भाई? इसी तरह कटेसर में एक मकान में कई परिवारों को आवंटित कर दिया गया। तो इस तरह से करके जो ये किया गया, या पूर्णिया में सबसे अधिक 68,102 वोटर काट दिए गए और 2020 में जीत का अंतर यहां सिर्फ जो है 32,000 का था। तो अब आप समझ लीजिए, जहां तो 32,000 का जीत का अंतर था तो डबल काट दिए गए, जिससे साहब अब जीत की स्थिति ही नहीं। तो फिर लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? लोकतंत्र पे हमला नहीं हो रहा है क्या? चुनाव आयोग वहां बैठा हुआ है और चुनाव आयोग के सामने ये सब हो रहा है, तो सवाल क्यों नहीं आएगा? और प्रधानमंत्री जो विदेश में जाके कुछ भी कहें तो ठीक है, राहुल गांधी सच्ची सच्ची बात बोल। तो आप बताइए, कभी किसी ने कहा है कि हमने क्या पाप किया था कि हम पैदा हुए भारत में? अरे मेरा भारत महान, ये राजीव गांधी के समय में लिखा जाना शुरू हुआ था, लोग बोलना शुरू हुए थे और बोलते हैं हाँ आपने महान की बजाय कर्जदार बना दिया। ये देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश भारत है और उस भारत देश पर कर्ज हो गया है $24.4 मिलियन। अब आप सोचिए, वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार भारत हो गया। अब इस पे नहीं बोलेंगे कि साहब भारत को यूं कर्जदार बना देंगे। लोकतंत्र पे खतरा नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो यूपी का मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे थे, गंभीर धाराओं में मुकदमे थे, दंगे फसाद से लेके हर चीज के मुकदमे थे, उसने अपनी ही कलम से मुकदमे वापस ले लिए और दूसरों पर वो दंगे फसाद और सब चीजों के मुकदमे दर्ज कर करके बुलडोजर चला रहा है। तो साहब लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं? तो राहुल गांधी ने गलत क्या कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी को गलत लगता है। राहुल गांधी 4,100 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, श्रीनगर तक पैदल चल के गए, और जब इतना पैदल चल के गए, इस देश के लोगों के साथ में मिलते हुए, उनके साथ घुलते मिलते, सबसे चलते चलते चले गए, तो जननायक हुए कि नहीं? आज तक दुनिया के इतिहास इतनी ज्यादा बड़ी यात्रा किसी ने नहीं की। ये पद यात्रा और इसके बाद में हाइब्रिड यात्रा जो मणिपुर से लेके मुंबई तक 7,000 किलोमीटर, तो 7,000 किलोमीटर वो और 4,100 किलोमीटर ये पूरी तरह से पैदल। और इसके बाद लद्दाख की पदयात्रा, बाइक यात्रा, इसके अलावा कई जगह, चाहे बिहार में अभी यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, इसी तरीके से तमाम जगह। तो उन सब यात्राओं को जोड़ लीजिए, राहुल गांधी ने इस देश में 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा और प्लस
हाइब्रिड यात्रा दोनों मिला के की है। और जब इतनी यात्रा की, नरेंद्र मोदी बता दें उन्होंने कुछ किया? आज तक यह नरेंद्र मोदी नहीं बता सकते कि वो 5 किलोमीटर पैदल चले। तो अब आप समझ लीजिए, जो इतने डरपोक और वो पूछ रहे हैं जननायक, तो जननायक वही होता है जो जनता का नायक होता है। और राहुल गांधी जनता के नायक, यह बात जनता खुद कहती है। जय